आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बिहार में 19 SC/ST फास्ट ट्रैक खुलेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी सम्राट कैबिनेट के 17 फैसलों पर लगी मोहर। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में बांकीपुर हार पर भाजपा की समीक्षा बैठक, संगठन मजबूत करने पर दिया गया जोर। सम्राट चौधरी का ऐलान, केसरिया स्तूप, मंदार और बोधगया समेत कई धरोहरों का वैज्ञानिक सर्वे। और बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में SC/ST एक्ट के तहत लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए 19 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य के 16 मौजूदा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का PPP मोड पर संचालन किया जाएगा। राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राजगीर खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस पर कुल 25 करोड़ रुपए के खर्च को सम्राट कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही ज्ञान भारत मिशन के तहत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटीकरण और मेगा डेटा निर्माण योजना की मंजूरी दी गई। इस पर कुल 6.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य में 19 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इसके लिए जजों के 171 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बेतिया, मधुबनी, आरा, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, भभुआ, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में खोले जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए अलग से 3 स्पेशल कोर्ट खोलने का भी फैसला किया है। इन अदालतों की स्थापना पूर्णिया, भागलपुर और गया में होगी। इसके लिए 27 जज के पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। बिहार कैबिनेट ने 2 और शहरों में जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुंगेर में जलापूर्ति योजना के लिए 177 करोड़ रुपए और जमालपुर में 102 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवादा जिले के रजौली में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 43.98 एकड़ जमीन को गृह विभाग को हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले 23 बालक पर्यवेक्षक गृह और 1 बालिका गृह, 1 विशेष गृह और 9 सुरक्षित स्थानों की सुरक्षा के लिए 330 होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 14.53 करोड़ रुपए के सालाना खर्च को मंजूरी दी गई है। बिहार में 16 मौजूदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का संचालन PPP मोड पर होगा। इसके लिए होने वाले 8.27 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली को भी संशोधित किया गया है। पटना के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के 2 नए पदों का सृजन किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार 30 सालों के लिए जमीन लीज पर लेगी। इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बिहार सरकार हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन पर 6.12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सम्राट कैबिनेट ने इस बजट को स्वीकृति प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज शाम 5 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें पहला एजेंडा उद्योग विभाग का था, जिसमें MSME निदेशालय के पदों का पुनर्गठन किया गया। इसमें कुल 57 पदों को सरेंडर किया गया, 1 पद उद्योग विभाग को वापस किया गया और मुख्यालय स्तर पर 106 पदों को चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पुरातत्व निदेशालय के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत फ्लैगशिप भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जो पांडुलिपियां सर्वेक्षित हुई हैं, उनके डिजिटलीकरण और उनके मेटा डाटा के निर्माण के लिए 6,23,68,718 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। खेल विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य खेल अकादमी राजगीर के परिसर में
स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर के अधिष्ठापन एवं संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन के लिए QCBS के माध्यम से एजेंसी का चयन करने की स्वीकृति दी गई तथा सेंटर के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं उपकरण के अधिष्ठापन पर लगभग 25 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। ये अन्य कुछ राज्यों में यह ऐसा सेंटर स्थापित है, बिहार में यह पहला ऐसा सेंटर स्थापित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अगले 2 एजेंडा थे, जिसके अंतर्गत अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102 करोड़ 22,91,107 रुपये की स्वीकृति दी गई तथा मुंगेर जलापूर्ति परियोजना फेज 1 हेतु 177 करोड़ 72,47,949 रुपये की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवादा जिला के रजौली अंचल में कुल 43.98 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हेतु गृह विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत भागलपुर, पूर्णिया एवं गया न्याय मंडल में NDPS अधिनियमों के अंतर्गत वादों की सुनवाई हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त 3 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 27 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों यथा पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत संचालित 23 पर्यवेक्षण गृह बालक, 1 पर्यवेक्षण गृह बालिका, 1 विशेष गृह एवं 9 सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा के लिए 330 गृह रक्षकों को रखने एवं इसके लिए प्रतिवर्ष 14 करोड़ 53,35,960 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के द्रव्य गुण विभाग में दिनांक 10/1/90 से 16/2/90 तक प्रवाचक का 1 और 22/3/11 से 30/6/20 तक प्राध्यापक का 1 पद, 2 सुपरन्यूमररी पोस्ट के सृजन की स्वीकृति दी गई। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नहीं, उससे संबंधित नहीं है। ये डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी के मामले से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमित अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव में मिली हार के कारणों की गहराई से समीक्षा करना और संगठन की कमियों को दूर करना था। नेताओं ने इस पर मंथन किया कि किन वजहों से पार्टी अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख पाई। साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर जोर देते हुए बूथ स्तर तक संगठन को फिर से सक्रिय करने और जनसंपर्क अभियानों को तेज करने का निर्णय लिया गया।
स्थानीय मुद्दों पर अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया। अब कोई सेंधमारी की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से भरम जाल का फैलाने का काम किया, जनता कुछ ही दिनों में समझ जाएगी। बस मुख्यमंत्री की तरफ से सर क्या कुछ आदेश निर्देश? सब प्रकार से सब ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। ये पटना महानगर का बैठक था, महानगर के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, इन लोगों की बैठक थी और हर घर तिरंगा यात्रा जो हमारा आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई। इसी कार्यक्रम को हम कैसे सफल बनाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम पटना में होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेने वाले हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर जो कार्यक्रम है 7 अगस्त को ज्ञान भवन में, उस पर चर्चा हुई। साथ ही बांकीपुर के जनता का भी आभार और धन्यवाद दिया गया है कि आप लोगों ने लगातार हम पे विश्वास जताया है और साथ ही हमारी ओर से भी यह विश्वास दिलाया गया कि मैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपका सेवा करता रहा, आगे भी करता रहे। नहीं, हमने संगठनात्मक पार्टी की बैठकें होती है, पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक कहती है उस पर चर्चा हुई है। पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे अपना संत रविदास जी का 691वीं जयंती जो अभी से लेकर फरवरी तक चलना है, उस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। हर वर्ष पार्टी एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालती है, उस संबंध में बड़े पैमाने पर हम लोग के माध्यम से चर्चा हुई और स्वाभाविक है बांकीपुर चुनाव संपन्न हुआ तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से वहाँ के फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार से एक विपक्षी नैरेटिव बनाने में सफल हो गए और भ्रम फैलाकर और लोगों को ठगने में सफल हो गए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत और उसके गौरवशाली इतिहास से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर चमकाने के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया, सुल्तानगंज, मंदार और केसरिया स्तूप जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और समग्र विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हाल ही में देश के वरिष्ठ पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद, जो राम जन्मभूमि उत्खनन दल के सदस्य भी रहे हैं, प्रोफेसर रजत सान्याल, प्रोफेसर अनिल कुमार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI पटना के कक्षन पुरातत्वविदों डॉक्टर हरिओम शर्मा और विकास आयुक्त धीर कुमार सिंह शामिल थे। इस बैठक में कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर, तिल्हार कुंड, करकटगढ़ और अन्य प्रागैतिहासिक महत्व के स्थलों को एकीकृत रूप से विकसित करने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इन स्थलों को भविष्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार के इस नए एक्शन प्लान के तहत बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों जैसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी LIDAR और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में शामिल केसरिया स्तूप के शेष हिस्से का वैज्ञानिक उत्खनन भी जल्द कराया जाएगा। अब तक इस विशाल स्तूप का केवल आंशिक उत्खनन हुआ है और जानकारों का मानना है कि इसके बड़े हिस्से में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष दबे हो सकते हैं। सरकार का यह कदम साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बिहार अपने प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नया आयाम देने की तैयारी में है। इन तमाम स्थलों की ऐतिहासिक महत्ता को व्यवस्थित रूप से संरक्षित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने आज पटना के विकास भवन से शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल यानी SIPP का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह नया पोर्टल राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों से जुड़े निवेश को और अधिक आसान, पारदर्शी और तीव्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस डिजिटल पहल के जरिए निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देना है, जिससे बिहार में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति
विश्व 26 का पोर्टल हम लोगों ने SIPP का लॉन्च किया है अपने विभाग से, ताकि निवेशकों को जहाँ चाहे दुनिया के कोई भी देश में हो, वो पोर्टल के माध्यम से जो नई नीति लाई, बिहार ही देश का पहला राज्य है जो ये मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति हम लोग लाए हैं। उसमें वो अपनी बातों को रख सकते हैं, देख सकते हैं, उनको आसान होगा। जो भी पॉलिसी आया है सरकार के द्वारा, वो उस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां हम लोग 1 रुपये के टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। जो निवेशक हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग 1 रुपये में पोर्टल के माध्यम से भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे जमीन। और कई विषय पर हम लोगों ने इस बात को रखा। हमारे अधिकारी लगातार इस विषय को लेकर लगे हुए हैं। इस आज के दिन जो सिर्फ चीनी उत्पादन ही नहीं होगा, इथेनॉल का, CBG का और विद्युत उत्पादन, कई तरह के एक चीनी मिल से हम लोग, जो पहले हम लोग चीनी उत्पादन करते थे, आज के दिन में हम लोग चार चीज़ों का हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। इसलिए यह नीति हम लोग के लिए बहुत काफ़ी ही सराहनीय है। निवेशकों के लिए उत्साह वर्धक है। आज हम इससे पहले हम लोगों ने मिल मालिकों के साथ भी बैठक की है, कई विषयों को लेकर, मूल्य वृद्धि को लेकर और कई अन्य टेक्निकल चीज़ों को लेकर। तो आज का दिन जैव ऊर्जा को लेकर बहुत ही सराहनीय कदम गन्ना उद्योग विभाग की तरफ उठाया गया है। पटना के सचिवालय थाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का फर्जी PA बनकर लोगों को ठगने वाले एक शातिर आरोपी बबन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सहायक बताकर सरकारी नौकरी दिलाने और विभिन्न योजनाओं में ठेकेदारी के नाम पर आम जनता के साथ साथ अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि साल 2019 में कोतावली थाने में इसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज होने के बाद से यह फरार चल रहा था और पिछले 5 वर्षों से बिहार पुलिस इसकी तलाशी कर रही थी। अंत में इसे एटिया बम्बर थाना क्षेत्र के मंजूरा गांव से दबोचा गया, जिसके खिलाफ बिहार के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और ठगी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी सरकारी काम के लिए झांसे में न आए और सतर्क रहें। तो सचिवालय थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक को एक व्यक्ति भरत सिंह का हस्तांतरण भागलपुर से बेऊर जेल करने का आदेश की बात उनसे की गई। इस सूचना का सत्यापन जब माननीय मंत्री जी से की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी प्रकार का मैसेज या कॉल उनके निजी सचिव ने किसी को नहीं दिया है। फिर उसके बाद महानिरीक्षक कारा के द्वारा आप सचिव अजय कुमार सर को ये सूचना दी गई और फिर इस व्यक्ति के विरुद्ध काम दर्ज कराई गई और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ये मेहदिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये लखीसराय में रहते हैं। नाम क्या है इनका? नाम धीरज कुमार है। ये पहले भी इस तरह के? जी हाँ जी, ये पहले भी निजी सचिव माननीय के बनके और वरीय पदाधिकारी तथा न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है, जिसकी सत्यापन की जा रही है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।